तो ये कहानी एक ऐसे डीमन लॉर्ड की है जो कि पिछले कई सदियों से एंटी इस्ला नाम के इस जगह पर इंसानों और डीमंस के बीच राज करता आया है। उसके आसपास रहने वाला हर एक इंसान उससे डरा करता, लेकिन एक दिन इंसानों की तरफ से उससे एक ऐसा हीरो लड़ने आया जो कि बहुत ही पावरफुल था। यहाँ तक कि उसे बचने के लिए सैटर्न को खुद एंटी इस्ला छोड़कर भागना पड़ता है और एक पोर्टल के जरिए वो एक दूसरे प्लेनेट पर आ गया जहाँ सिर्फ इंसान ही रहा करते हैं। और तो और उल्टा यहाँ आने के बाद सैटर्न की सारी मैजिकल पावर्स ही चली जाती हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के एक बड़े समुद्र के अंदर 5 अलग अलग आइलैंड्स हैं और ये पांचों मिलकर कहलाते हैं एंटे इस्ला। जो कोई भी एंटे इस्ला में रहता था वो डीमंस के रूलर्स यानी कि डीमन लॉर्ड सैटर्न को जरूर जानता था। असल में सैटर्न एक डीमन लॉर्ड है जिसका मकसद है दुनिया के सभी इंसानों को खत्म करके डीमंस के लिए एक बिल्कुल ही नई दुनिया बनाना। सैटर्न के पास उसके 4 जनरल्स थे जिन पर वो बहुत ही ज्यादा विश्वास किया करता था और इनके नाम है एद्रमेलिक, लूसीफर, आलशेल और मेलाकोडा। सैटर्न ने तब सब कुछ कब्जे में लेने के लिए एक बड़ी सी जंग का ऐलान किया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास के चारों आइलैंड्स के ऊपर ही अटैक करवा दिया। और डीमंस के इतना पावरफुल होने की वजह से इंसान इस लड़ाई को बुरी तरह हार रहे थे, कोई भी उनकी तरफ से लड़ ही नहीं पा रहा था। पर तब एक ऐसा हीरो सामने आता है जिसने लूसीफर की आर्मी को एक झटके में खत्म कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इंसानों की आर्मी का इस्तेमाल करके देखते ही देखते सैटर्न के और 2 जनरल्स आलशेल और मेलाकोडा की आर्मी को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। जिसके बाद वो हीरो जाके सीधा सैटर्न के सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर ही अटैक कर देता है और तब शुरू होती है डीमन लॉर्ड सैटर्न और हीरो के बीच की खतरनाक फाइट। इस लड़ाई में हीरो की आर्मी अकेले सैटर्न के ऊपर थोड़ी भारी पड़ने लगी थी। पर तभी इस बीच आलशेल आता है जो कि सब देख के बहुत ही गुस्से में आ चुका था और अभी की सिचुएशन ये है कि ह्यूमंस की आर्मी डीमंस के ऊपर भारी पड़ रही है, इसलिए आलशेल सभी को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि अभी इनके लिए वही करना सही होगा। लेकिन इससे आगे कि वो कुछ बोल पाता, हीरो अचानक से आके डीमन लॉर्ड के ऊपर वापस अटैक करता है जिससे कुछ सेकंड्स में ही सैटर्न महल की दीवार तोड़ते हुए हवा में उड़ जाता है और वो सबसे कहता है सिर्फ अभी के लिए मैं एंटे इस्ला को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और ये कहते हुए वो एक पोर्टल ओपन करके वहां से गायब हो जाता है। ये देख के तो सारे के सारे इंसान ही बड़ी खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों का मकसद ही यही था कि डीमन लॉर्ड को किसी भी तरह भगाना है। दूसरी तरफ यहाँ पर सैटर्न और आलशेल को दिखाया गया जो कि एक गली से निकलते हैं और आसपास की दुनिया को देखकर उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता कि भला ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी आलशेल ने जैसे सैटर्न को देखा तो बिल्कुल ही हैरानी हो गया और पूछता है सर आखिर आपने ये रूप क्यों लिया। सैटर्न भी देख के पूरी तरह चौंक चुका था कि आखिर वो एक इंसान के रूप में कैसे आ गया। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आके इन्हें बुलाते हैं। तो आलशेल उन्हें डीमन लैंग्वेज में कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की। वो इसी तरह इन पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश करने लगा पर इन्हें तो कुछ भी समझ ही नहीं आता कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। आलशेल भी देख के सोचे पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वो एक मैजिक यूजर होते हुए इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा। सैटर्न उससे कहता है तुम मैजिक का इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक हम इस दुनिया के बारे में जान न लें। दोनों पुलिस वाले जैसे इनके पास आते हैं तो आलशेल तो बिल्कुल ही डर गया और उन्हें पीछे हटाते हुए कहता है तुम इंसान कहीं के, तुमने मुझे छूने की कोशिश भी कैसे की। और बहुत ही ज्यादा जोश के साथ अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद दोनों ही पुलिस वाले इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर इन दोनों से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्हें अलग अलग रूम में बिठा देते हैं और साथ ही उन्हें खाना भी ऑफर करते हैं। लेकिन सैटर्न को अभी इस चीज पर थोड़ा शक था इसलिए उसे खाता ही नहीं और अपने डीमन आई से उस पुलिस वाले को ही हिप्नोटाइज कर देता है। अब मैं नहीं, अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। इसके बाद सैटर्न आलशेल से मिलने उसके रूम में आता है और यहाँ तो ये आलशेल मजे से बैठे खाना ठूसने में लगा था। वो अब इस पुलिस वाले को भी हिप्नोटाइज कर देता है और आलशेल को बताता है कि हिप्नोटिज्म के जरिए मैंने यहाँ की जानकारी हासिल की है। असल में अभी हम लोग जापान नाम के एक देश में है जो कि प्लेनेट अर्थ के अंदर आता है। साथ ही जो खाना तुमने अभी खाया वो यहाँ के बहुत ही कॉमन डिश है। सबसे मेन बात तो ये है कि डीमंस, मॉन्स्टर्स और मैजिक इस दुनिया में बस एक फैंटेसी है। इसका मतलब कि इस वर्ल्ड में कोई मैजिक नहीं। अब कुछ देर बाद लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और आलशेल बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर ही मैजिक है लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में, और इतना कम मैजिक होने की वजह से लोग अपनी मैजिकल पावर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो इस थोड़े बहुत मैजिक को भी इस्तेमाल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी देर बाद सैटर्न फिर आलशेल से पूछता है क्या तुम थोड़ा बहुत ही मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आलशेल अब फुल जोश में आके अपनी पावर्स को रिलीज करने की कोशिश करता है। वैसे अब मैजिक का तो पता नहीं पर उसका पोज देख के एक टैक्सी जरूर रुक जाती है। अब बेचारे ये दोनों कहीं जा भी तो नहीं सकते इसलिए एक ब्रिज के नीचे बैठ जाते हैं। सैटर्न कहता है भले ही ये दुनिया मैजिक के बारे में नहीं जानती, इनके लिए शायद वो एक फैंटेसी है, लेकिन अगर इस वर्ल्ड में थोड़ा बहुत ही मैजिक है तो कुछ ना कुछ तरीका जरूर होगा उन मैजिक पावर्स को इकट्ठा करने का। पर तब तक के लिए इन लोगों को यहीं रहकर इस दुनिया के हिसाब से चलना होगा। और अब क्योंकि इन्हें यहाँ पर रहना ही है तो दोनों चले जाते हैं अपना सबसे पहले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अगर इन्हें जापान में रहना है तो इन्हें वो सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा, एक तरह से अपने आधार कार्ड जैसा समझ लो इसे। पर इसके लिए भी सैटर्न को अपने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसके बाद लोग बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट जिससे इन्हें यहाँ की करेंसी के बारे में पता लगता है। और अब रहने के लिए दोनों एक घर को रेंट पर लेते हैं। अब इन लोगों के पास पैसे कहाँ से आए तो मुझे भी नहीं पता। कुछ देर बाद इनका घर दिखा जाता है जो कि इस छोटे से अपार्टमेंट में है। आलशेल को तो पहले लगा कि नहीं, ये पूरा अपार्टमेंट ही मिल रहा है, पर तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो बस एक छोटा सा कमरा मिला है और ये है यहाँ की लैंड लॉर्ड विकिशिमा। रात में लोग यहाँ रहने के बारे में ही आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इसी बीच अचानक ही सैटर्न वहीं पर बेहोश हो गया। जिसके बाद अब सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ये पता चलता है कि सैटर्न के कुछ ना खाने के कारण कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया था और यहाँ हॉस्पिटल का बिल तो इसका और दिमाग खराब कर देता है। अगले दिन शाम के वक्त लोग साथ मिलकर एक जॉब के रेज्यूमे को भरते हैं क्योंकि अगर इन्हें यहाँ पर रहना है तो एक जॉब तो करनी ही होगी पैसा कमाने के लिए। और सैटर्न यहाँ पर अपना नाम बदल कर सडाओ माओ रखता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर सैटर्न बिल्कुल एक नॉर्मल कपड़ों में था। तभी आलशेल उससे कहता है आपको जरा इन पैसों की पावर्स को ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अरे तुम
चिंता मत करो, मैंने सोच के खर्च किया है। वैसे भी गर्मियों के मौसम में फ्रिज तो चाहिए ही होगा और वॉशिंग मशीन भी तो जरूरी है ना, साथ ही साइकिल भी तो हमारे काम ही आएगी। तो हाँ, सैटर्न ने सब कुछ खरीद लिया है, वो भी बिना EMI के, हैंड टू हैंड पैसे देकर। लेकिन आजकल यहाँ पर सैटर्न से काफी गुस्सा था, क्योंकि इन लोगों के पास फ्रिज तो है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। आजकल को तो इतने गुस्से में देखकर सैटर्न भी डर गया और अपने काम का बहाना लगाकर जल्दी से साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। वो जाहिर आता है कि रास्ते में बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ा रुक कर अब रोड क्लियर होने का इंतजार करने लगा। तभी इतने में एक लड़की वहां पर आती है जो कि भीग रही थी। सैटर्न उसे छाता देते हुए कहता है, मैं जहाँ काम करता हूँ वो जगह पास में ही है, तुम मुझे वहाँ छाता वापस कर सकती हो। और वो ये कह के तेजी से वहां से निकल जाता है। अगले सीन में ये पता चलता है कि असल में सैटर्न मैकडोनल्ड्स नाम की एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और भाई ये भी कहीं ना कहीं काम मिलने से खुश भी था, क्योंकि यही चीजें उसे वापस डीमन लॉर्ड बनने में हेल्प करेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर आजकल एक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ने के लिए आया हुआ था। तभी पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न उसे कहता है, पार्ट टाइम जॉब करके पैसे मैं कमाऊंगा और तुम्हारा काम होगा अपने दिमाग को इस्तेमाल करके ये पता लगाना कि हमारी मैजिक पावर्स को वापस कैसे लाया जाए। इधर यहाँ पर सैटर्न ब्रेक टाइम खत्म होने के बाद अपने काम पर फिर से लग जाता है, पर अब यहाँ तो कस्टमर्स की भीड़ ज्यादा ही हो गई थी। तभी उसे ध्यान आया कि फ्राइज तो अभी भी तैयार नहीं हुए और कस्टमर्स भी काफी ज्यादा आ चुके हैं। काम का लोड ज्यादा होने की वजह से वो सोचता है क्या मुझे अपने मैजिक को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन आशिल ने तो मुझे ऐसा करने से मना किया हुआ है। तब इतने मैनेजर आके उससे पूछती है कुछ गड़बड़ है क्या, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेचारा काफी टेंशन में पड़ा था क्योंकि वो अपना काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर पा रहा। वैसे इस वर्ल्ड में अपने सैटर्न का नाम सड़ाओ माओ है, तो इसलिए मैं भी इसे आपसे सड़ाओ कह के ही बुलाऊंगा। अब काम खत्म करके जाते वक्त सड़ाओ काफी खुश होता है क्योंकि भाई इसका प्रमोशन हो चुका है। असल में इसके मैनेजर इसके काम करने की स्पीड से काफी खुश थी, इसलिए इसे प्रमोशन मिल चुकी है। वो अब जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में वही लड़की मिली और वो उसे कहती है, जिस जगह पर तुम काम करते हो मैं वहाँ पर आई थी, उस इंसानी रूप की वजह से मैं तुम्हें ढंग से पहचान नहीं पाई, लेकिन एक चीज पर मेरा ध्यान गया, तुम अपने काम के बीच मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। असल में यार इस लड़की ने सैटर्न को पहचान लिया है। तभी सड़ाओ को भी कुछ याद आता है और वो भी अभी से पहचान चुका था और कहता है, कहीं कहीं तुम वो तो नहीं हीरो एमिलिया। तभी पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न पोर्टल बनाए गायब हो चुका था, जो देख के ये हीरो फैसला करता है कि वो उसे फॉलो करेगा, मतलब वो उसी पोर्टल के जरिए उसका पीछा करेगा। वैसे यहाँ पर शुरुआत से तो मुझे भी लग रहा था कि ये हीरो कोई लड़का है, पर जैसे अब इसने अपना आर्मर उतारा तब पता चलता है कि एक लड़की है और ये सैटर्न से कुछ ज्यादा ही नफरत करती थी, मतलब बिल्कुल ही जान से मारना चाहती है ये उसे। असल में ये हीरो वही लड़की है जिसे कुछ देर पहले सैटर्न ने छाता दिया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बनाए हुए पोर्टल के जरिए तुम्हारा पीछा किया ताकि बस मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। ये तो यार बिल्कुल ही लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी और अपनी तलवार, मेरा मतलब चाकू निकाल लेती है। असल में यार बात यह है कि सड़ाव और आंचल की तरह एमिलिया भी यहाँ पर अपने होली स्वॉर्ड और अपने मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रही, लेकिन ये तो इतने गुस्से में थे कि इसे अभी इन सब चीजों की कोई परवाह ही नहीं और सीधा जाके सड़ाव पर ही अटैक कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आंचल को दिखाया गया जो कि घड़ी में देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, आज तो सर सैटर्न को आने में काफी देर हो रही है। इधर कुछ देर बाद अब इन दोनों को दिखाया गया जहाँ पर ये बेचारे पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे थे। पुलिस वाला उनसे पूछता है, तो तुम दोनों ऐसे रोड पर लड़ क्यों रहे थे, और यार ये तो सैटर्न को अमीलिया का बॉयफ्रेंड ही समझ लेता है, इस वजह से तो अमीलिया भी बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। तो पुलिस वाला कहता है, देखो आप लोग काफी मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं, इस मामले में आपको शांति से बात करनी चाहिए। पर यार ये सुनकर तो एमिलिया और चिढ़ी जाती है। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं और एमिलिया कहती है, मैंने तुम्हारा एड्रेस अच्छी तरह से याद कर लिया, इसलिए आज चैन से सो जाओ क्योंकि कल तुम जिंदा नहीं बचोगे। पर सड़ाओ को तो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और उसे अपना छाता मांगता है, मेरा छाता कहाँ है, वापस दो मुझे। तो वो कहती है, अरे अच्छा वो छाता, वो तो मैंने कूड़े में फेंक दिया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा छाता अपने पास रखूंगी, और उसे उल्टा सीधा सुनाते हुए वहां से निकल जाती है। अरे यार कम से कम छाता तो वापस कर देती बेचारे का। इसके बाद अगले दिन एक कॉल सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एमिलिया एक कॉल सेंटर में काम कर रही है, साथ ही उसकी एक दोस्ती बन चुकी है। यहाँ शाम के वक्त वो काम खत्म करके जब घर जाने लगी तो एक नॉर्मल वुमेन की तरह रास्ते में उसे जो भी डिस्काउंट वाला सामान मिलता है वो उसे घर ले आती है और आके मस्त खाते हुए टीवी देखने लगती है। लेकिन अचानक ही उसे सड़ाव के बारे में याद आता है, क्योंकि अगर वो इसी तरह बैठ रही है तो सड़ाव से अपना बदला कैसे ले पाएगी। कुछ देर बाद सड़ाव और आंचल को दिखाया गया जो कि बैठ कर आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन तभी बेल बजती है। आंचल जाके पूछता है, जी आप कौन। तो अमीलिया बाहर से कहती है, इतना प्यार से वेलकम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तो कैसे हो डीमन जनरल आंचल, तो जल्दी से अब गेट खोलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एमिलिया की आवाज सुनकर तो बेचारे आंचल की तो फटी जाती है। वो जल्दी से गेट लॉक करके कहता है, सर सैटर्न हीरो यहाँ पर पहुंच चुकी है, अब हम क्या करें। पर सड़ाव उसकी इस बात पर बड़ा अजीब रिएक्ट करता है। तो आंचल उससे पूछता है, इसका मतलब आप इससे मिल चुके हैं। तब सड़ाव उसे कल वाली सारी बातें बताता है, कैसे इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और पुलिस वाले को लगा कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यहाँ इधर ये लोग बैठ कर आराम से बात कर रहे थे और बेचारी एमिलिया बाहर खड़ी गेट खोलने के लिए चिल्ला रही थी। सड़ाव आंचल से कहता है, जो भी हो पर तुम चिंता मत करो, एमिलिया भी हमारी तरह ही पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ऐसी काफी देर तक वो लोग इसी तरह बात करने लगते आपस में, और इधर बेचारी एमिलिया बाहर खड़ी रोने ही लग गई क्योंकि यार ये लोग गेट ही नहीं खोल रहे कब से। सड़ाव को भी ये देखकर दया जाती है और तब जाके दोनों गेट खोलते हैं। सड़ाव से पूछता है, वैसे तुम इस दुनिया में अकेली आई हो क्या। तो बताती है कि नहीं, असल में उसका एक और साथी उसके साथ आने वाला था। तब पास्ट का सीन दिखा जाता है जहाँ पर एमिलिया और ओल्बा नाम का आदमी उसी पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे जिसे सैटर्न ने बनाया था, और दोनों उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एमिलिया ही एंटर कर पाई। ओल्बा एंटेस्ला में ही रह जाता है। यही वजह है कि बेचारी एमिलिया इस दुनिया में सिर्फ अकेली आई है। जाने से पहले वो सड़ाव से कह के जाती है, अगर मैं चाहूँ तो अपनी बची हुई ताकत से तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ।
हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर इसने अभी ऐसा किया तो उसके पास वापस एंटी इसला जाने के लिए पावर्स बचेंगे ही नहीं। वैसे इस वर्ल्ड में एमिलिया का नाम यूसान एमी है। अगले दिन एमिलिया अपना काम खत्म करके सड़ाओ को देखने आती है, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन है कि सैटर्न जैसा डीमन लॉर्ड ऐसे गरीब जिंदगी जी रहा है। लेकिन काफी समय तक इसी तरह उसका पीछा करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि सड़ाओ ने अब इस जिंदगी की आदत डाल ली है और बिल्कुल ही नॉर्मल इंसानों की तरह रह रहा है। अगले दिन जब सड़ाओ अपना काम खत्म करके रेस्ट कर रहा था तो तब वो इस लड़की जिसका नाम चीचन है उसे अपने साथी आयशल के बारे में बताता है, और इसकी बातें सुनकर चीचन को ऐसा लगा कि सड़ाओ शायद किसी लड़की के साथ रह रहा है, इसलिए उसे थोड़ी सी जलन होने लगती है। रात में जाते वक्त उसे एमिलिया मिलती है, और अब जब उसने ये अच्छी तरह से देख ही लिया कि सड़ाओ किस तरह से यहाँ पर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है तो वो उसे यहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजारने को कहती है, क्योंकि एमिलिया ये नहीं चाहती कि सड़ाओ फिर से एंटी इस्ला में वापस जाए। जिस पर सड़ाओ से कहता है, अरे भूल जाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं एंटी इस्ला पर कब्जा करके ही रहूंगा। वो उससे बातें कर ही रहा होता है कि तभी साइकिल से नीचे ही गिर गया, क्योंकि उसकी साइकिल का टायर खराब हो गया था, और तभी अचानक कोई अनजान आदमी इनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। दोनों एक से बचने के लिए एक साथ काम करते हुए बचते बचाते स्टेशन की तरफ भागते हैं। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों आपस में ही बातें करने लगे कि इनके ऊपर जो गोलियों से अटैक हुआ है वो गोलियां मैजिक एनर्जी से बनी थी। तब सड़ाओ कहता है, वो जो भी था काफी पावरफुल था और मुझे यकीन है कि वो अच्छी तरह से हम दोनों की असलियत जानता है, और अब क्योंकि यहाँ अर्थ पर कोई ऐसा आ चुका है जो कि इनके बारे में जानता है तो दोनों को अब सावधान रहना होगा, क्योंकि सड़ाओ को ऐसा लगता है कि ये बंदा जो भी है जरूर एंटी इस्ला सही होगा। जिसके बाद सड़ाओ अब उसे बैग कह के वहां से निकल जाता है, और अब कुछ देर बाद वो जैसे ही घर पहुंचा तो देखता है कि एमिलिया तो उसके पीछे यहाँ तक पहुंच गई। असल में बात यह है कि इस बेचारी का वॉलेट गुम गया, इसलिए इसके पास वापस घर जाने के लिए पैसे नहीं, तो वो चाहती है कि सड़ाओ उसे अपने साथ रहने दे एक रात के लिए। अब एमिलिया को अपने घर में इस तरह देख कर तो आयशा तो पूरी तरह हैरानी हो गया, तो सड़ाओ उसे सब समझाता है कि आखिर इनके साथ क्या क्या हुआ, और एमिलिया को एक ब्लैंकेट और 1000 येन दे देता है ताकि वो कल बस पकड़ के वापस जा सके। और काफी देर तक ऐसे ही आपस में बहस करने के बाद तीनों ही सो जाते हैं। सोते हुए सड़ाओ आयशा से एमिलिया के बारे में बात कर रहा था कि वो किस तरह इस वर्ल्ड में अकेली आई है और बिल्कुल ही अकेली रहती है, उसके लिए सब कुछ कितना मुश्किल होगा। अगले दिन सड़ाओ और आयशल अपने टेबल पर एक कटोरी में रखे वेजिटेबल्स देखते हैं जो कि इनके लिए एमिलिया यहाँ पर रख के गई है। एक तरह से उसके थैंक्स कहने का तरीका समझ लो इसे। तो इस तरफ यहाँ एमिलिया घर दिखाया गया जहाँ पर टीवी में सड़ाओ की साइकिल के बारे में न्यूज चल रही थी, जिसके ऊपर कुछ मैजिक बुलेट से अटैक किया गया था। साथ ही दूसरी तरफ यहाँ पर चीचन के घर का सीन दिखाया गया जहाँ वो और उसकी मॉम भी यही न्यूज टीवी पर देख रहे थे। साथ ही यहाँ पर ये पता चलता है कल जब चीचन ने सड़ाओ को मैसेज किया तो काफी देर तक उससे बात की और दोनों ने ही आज मिलने का प्लान बनाया है। इधर यहाँ कॉल सेंटर पर एमिलिया को दिखाया गया जो कि नॉर्मली अपना काम कर रही थी। तभी एक कॉल के रिंग बजने पर एमिलिया उसे उठाकर हेलो कहती है, पर शायद ये कॉल करने वाला किसी तरह के वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर रहा था और उसे कहता है, हीरो एमिलिया, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है। ये सुनकर तो ये भी पूरी तरह से हैरानी हो गई और पूछती है, आखिर तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो कि हीरो एमिलिया और डीमन लॉर्ड को अच्छी तरह से जानता है। मेरी ताकत तुम दोनों को तबाह कर सकती है। यहाँ ये भी पता लगता है कल रात जो गोलियां इसके और सड़ाओ के ऊपर चलाई गई थी वो इसी बंदे ने चलाई थी जो कि इस वक्त इससे कॉल पे बात कर रहा है। एमिलिया उसकी आवाज सुनकर कहती है, ये तो काफी डार्क आवाज है, ये पक्का कोई डीमन है। लेकिन एमिलिया को इस बात पर यकीन होता है कि आलचल के अलावा और कोई भी डीमन जनरल नहीं बचा है, तो भला आखिर ये डीमन कौन है? एमिलिया उसे पूछने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये बंदा बिना कुछ बोले और उसे बिना कुछ बताए कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद अब जब वो और उसकी फ्रेंड बात ही कर रहे थे कि तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जहाँ वो लोग उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं, वही सड़ाओ के साइकिल वाले केस में। दूसरी तरफ यहाँ इन दोनों को दिखाया गया जो कि पुलिस स्टेशन में बैठे थे और आंचल कहता है, उन्होंने हमें बस एक साइकिल की वजह से ढूंढ लिया। यहाँ की पुलिस तो सच में काफी शातिर है। ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी एमिलिया वहाँ पर आती है और एक तरह से इसे इन दोनों के लिए गवाह बनने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि साइकिल इन दोनों की थी ना, इसलिए बेचारी काफी गुस्से में आ चुकी थी। काफी देर के बाद अब पुलिस स्टेशन का मामला निपट जाने के बाद वो सड़ाओ को उसी कॉल वाले बंदे के बारे में बताती है जिसने इन दोनों को मारने की धमकी दी है और उस पर हमेशा की तरह गुस्सा करके वहां से चली जाती है। इधर यहाँ पर चीचन को दिखाया गया जो कि कहीं बाहर से आकर अपने लिए बिल्कुल नई ड्रेस पहनती है क्योंकि यार आज शाम में सड़ाओ से मिलने जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये दोनों घूम ही रहते हैं कि तभी आशल उससे पूछता है, तो आप उस लड़के से कब मिलने जाएंगे और कब तक वापस आएंगे? तो सड़ाओ बताता है कि हम 5 बजे मिलने वाले हैं और 5 बजने में अभी थोड़ा टाइम बचा है, इसलिए अब आशल जल्दी से सड़ाओ को लेकर एक शॉप में आ गया और उसे अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करवाता है। अब भाई एक लड़की से मिलने जा रहा है तो कम से कम तैयार तो होना ही पड़ेगा उसके लिए। आशल कहता है, मैंने ऐसे समय के लिए ही सीक्रेट सेविंग्स करके रखी थी, मैं आपको एक डेट पर ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। अब इसके बाद सीधा 5 बजे का सीन दिखा जाता है जहाँ पर दोनों मिलते हैं और यहाँ चीचन अपने हेयर स्टाइल में थोड़ा चेंज करके आई थी, जिस चीज को सड़ाओ ने भी नोटिस कर लिया था और ये देख के चीचन भी काफी खुश होती है। अब दोनों घूमने की जगह तय करके जाने ही लगेगी तभी चीचन उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? तो सड़ाओ कहता है, अरे बस इतनी सी बात, और उसका हाथ पकड़ लेता है। भाई माहौल काफी रंगीन हो रहा है। अब तो कुछ देर बाद एमिलिया को दिखाया गया जो कि अपने काम से वापस आ रही थी, लेकिन तभी वो आंचल को देखती है। असल में आंचल उन दोनों के ऊपर चुपचाप नजर रख रहा था और एमिलिया के टोकने पर वो बड़ा ही अजीब एक्ट करने लगता है, तो इसलिए एमिलिया उसी तरफ देखती है जहाँ पर आंचल देख रहा था और तब उसे देखे सड़ाओ और चीचन जो कि एक साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे। लेकिन इसने तो यार अब कुछ और ही समझ लिया और आंचल का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, आखिर तुम दोनों उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? तो आंचल कहता है, अरे यार तुम मेरी बात तो सुनो, और तब जाके बेचारा आंचल उसे सारी सिचुएशन समझाता है। तो एमिलिया उसे कहती है, यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होने वाला, दरअसल अब ये उसी कैफे में जाने वाली है जहाँ पर वो दोनों बैठे हैं। ये लोग आपस में इधर बात ही कर रहे थे कि तभी सड़ाओ को एमिलिया अपने सामने दिखती है, जो देख के तो वो अपने मुंह से कॉफी थूक देता है। भला ये एमिलिया आंचल के साथ यहाँ पर क्या कर रही है? कोई बात नहीं, मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मैंने उन्हें
देखा ही नहीं। ये दोनों फिर से बातें करने लगते हैं और एमिलिया तो आके अब उसके बिल्कुल ही बगल वाले टेबल पर बैठ चुकी थी। तभी चीचन यहाँ बातें करते हुए धीरे धीरे सड़ाओ को अपनी फीलिंग्स बताने लगी और वो लगभग अब उसे प्रपोज करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एमिलिया उसके बीच में आ जाती है। अरे रुक जाओ, इसके साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। पर चीचन को तो ये देखकर और गुस्सा ही आ गया कि आखिर एमिलिया उनके बीच में क्यों आ रही है और उसे लगने लगा कि शायद ये सड़ाओ की एक्स है। लोग आपस में इसी बात को लेकर लड़ने लगे तभी अचानक वहाँ पर अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है और ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं था क्योंकि उससे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही हिलने लग गई और पूरी तरह से गिर के डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीचन और एमिलिया बिल्डिंग के गिरने की वजह से बीच में फंस चुके थे। बाहर निकलने का यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है। एमिलिया को ये फील हो चुका था कि सड़ाओ उसके आसपास ही है, इसलिए वो अपनी थोड़ी सी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके चीचन के सर पर हाथ रखकर उसे वहीं सुला देती है। और जब यार सड़ाओ बाहर आया तो बिल्कुल एक अलग रूप में होता है, बॉडी निकल चुकी है इसकी, मतलब कि अपने डिमन फॉर्म में आ चुका है। एमिलिया भी देख के हैरान थी कि आखिर इसके पास इतनी मैजिकल पावर्स आ कहाँ से गई, ये इस फॉर्म में कैसे आ गया। पर सड़ाओ को भी इस बात का खुद ही नहीं पता कि आखिर उसके साथ कैसे हुआ। वो एमिलिया से कहता है तुम चीचन को संभालो, हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। और वो डिमन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन पत्थरों को उठाने लग जाता है। लेकिन एमिलिया तो अभी भी इसी सोच में डूबी थी कि सैटर्न जैसा एक डीमन इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। इधर यहाँ सड़ाओ अपने मैजिक से रास्ता बना के सभी के सभी इंसानों को वहाँ से निकाल लेता है। और सबसे मेन बात तो यहाँ पर यह थी कि सड़ाओ ने सबको ही बचा लिया, किसी की भी मौत नहीं हुई यहाँ पर। और जब तक सब लोग बाहर आते हैं तब तक काफी सारी पुलिस गाड़ियां भी वहाँ पर आ चुकी थी। एमिलिया भी पूरी तरह से हैरान खड़ी थी और तब उसके पास का एक सीन दिखाया जाता है जब वो छोटी थी। एक दिन उसके डैड खेतों में काम कर रहे थे और वो उनके लिए लंच लेकर आती है। दोनों आराम से बैठकर लंच ही खा रहे होते हैं कि तभी उनकी जान पहचान का एक आदमी वहाँ पर आता है। और इस सब की बातों से पता लगता है कि डीमंस ने नॉर्थ और ईस्ट दोनों जगह की लैंड को तबाह कर दिया और अब अगली बारी वेस्ट की होने वाली है जहाँ पर अब ये लोग रह रहे हैं। एमिलिया के डैड कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी जमीन को रॉयल आर्मी प्रोटेक्ट करती है। जिस पर वो आदमी कहता है हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग डीमन जनरल लूसीफर से जीत भी पाएंगे। कुछ देर बाद अब रॉयल आर्मी के कुछ लोग एमिलिया और उसके डैड के पास आते हैं। एमिलिया को लगता है कि ये लोग यहाँ पर इन्हें बचाने आए हैं, लेकिन असलियत तो ये थी कि ये लोग एमिलिया को ही लेने आए हैं। दरअसल यार बात यह है कि एमिलिया एक एंजल की बेटी है। पूरे एंटी इस्लाम में यही एक अकेली इंसान है जिसके पास डीमंस को हराने की ताकत है। लेकिन एमिलिया अपने डैड को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाह रही थी, तो वो उससे गले लगाते हुए कहते हैं एक दिन आएगा जब तुम मेरी बात को समझोगी। और तब उसके बाद छोटी एमिलिया को वहाँ से ले जाया जाता है। यह आखिरी बार था जब एमिलिया ने अपने फादर को देखा, क्योंकि उसे ले जाने के कुछ दिन बाद डीमन जनरल लूसीफर ने उसके पूरे गाँव को ही जलाकर राख में बदल दिया। इसके बाद एमिलिया एक चर्च के अंदर आती है जहाँ ये लोग उससे कहते हैं तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हारी माँ सबसे ताकतवर एंजल्स में से एक थी। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, सीक्रेट स्वॉर्ड बेटर हाफ एक ऐसा होली वेपन है जिसे सिर्फ वो इंसान चला पाएगा जिसमें इंसान और एंजल दोनों का ही खून होगा। ये लोग उससे वही बातें कहते हैं जो कि उसके डैड ने उससे कही थी। पूरे एंटी इस्लाम में सिर्फ तुम ही एक हो जो कि डीमन लॉर्ड को हराने की ताकत रखती है। इसके बाद सीन आता सीधा प्रेजेंट में। सड़ाओ एमिलिया से आके पूछता है ठीक तो हो ना तुम, अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका है। पुलिस वाला इन तीनों को देखकर इन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी इसने चीचन को पहचान लिया और कहता है अरे तुम तो इंस्पेक्टर ससाके की बेटी हो ना। इस वक्त सड़ाओ को याद आता है कि जो पुलिस वाला उन्हें सबसे शुरुआत में मिला था वो असल में चीचन का फादर है। चीचन के जाने के बाद सड़ाओ और एमिलिया अपनी डिस्कशन करते हैं जहाँ पर सड़ाओ कहता है अब चिंता मत करो, आज कोई अटैक नहीं होगा क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं। लेकिन एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता, तो सड़ाओ कहता है जैसे ही हम दोनों आसपास आए वो भूकंप आया। मैं नहीं जानता कि उसने किस तरह की पावर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों कौन हैं। कुछ देर बाद एमिलिया अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है जो कि उससे मिलने आए थी। और इधर आज चल रोते हुए सड़ाओ के पास आता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से एमिलिया आपके पास आई। दुश्मन के इतना पास होते हुए भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, यहाँ तक कि आपको मेरी जान भी बचानी पड़ी। और ये कहते कहते बेचारा खुद काफी कोसने लगता है। इसके बाद अब सीधा सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ पर एमिलिया सड़ाओ के घर आई हुई थी, वही 1000 येन वापस करने जो कि सड़ाओ ने उसे दिए थे। एमिलिया उससे पूछती है तो कल के हुए हादसे के बाद अब आलचल का क्या हाल है। तब यहाँ पर पता चलता है कि असल में आलचल पूरी रात भर रो ही रहा था क्योंकि वो अपने किंग की मदद नहीं कर पाया। वो पूरी रात जाग कर बस खुद को कोसता रहा और इसलिए अभी सुबह वो सो रहा है। सड़ाओ एमिलिया से कहता है पैसे तो दे दिए ना तुमने, काम तो हो गया तुम्हारा, तो चलो अब निकलो। हाँ हाँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। एमिलिया अब जाने लगती है, लेकिन क्योंकि उसने हिल्स पहन रखी थी तो पैर फिसलने की वजह से बेचारी वहीं पर सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी गिरने की आवाज सुनकर तो आलचल भी उठ गया। अरे क्या हुआ, किसने हम पे अटैक किया है क्या। और अब बेचारी को चोट लगाने की वजह से उसे सड़ाओ के घर पर ही वापस आना पड़ता है। तब आलचल देखता है कि उनके पास मेडिसिन नहीं है, तो वो अब साइकिल लेकर निकल जाता है दवाइयां लाने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर सड़ाओ उसके चोट को मैजिक से ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमिलिया उस पर ही और गुस्सा हो जाती है। अरे अचानक क्या हुआ तुम्हें, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ, तुम एक डीमन किंग हो तो इतने शांत कैसे हो, लोगों को तुम मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, उल्टा तुम तो और अच्छे बन रहे हो, अपना काम खुद करते हो, खाना बनाते हो, लोगों की मदद करते हो और तो और सब तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। आखिर क्यों तुम मुझसे और यहाँ के लोगों से इतना अच्छे से पेश आते हो। अगर सच में तुम अंदर से इतने ही अच्छे हो तो आखिर तुमने मेरे फादर की जान क्यों ली। जिस सैटर्न को मैं जानती हूँ उसे खून और आंसू बहाने में सुकून मिलता है, तुमने तो हमारे गाँव को भी जलाकर राख कर दिया, मेरी जिंदगी की हर एक खुशी छीन ली तुमने। तब एमिलिया की इन सब बातों पर सड़ा उदास होते हुए कहता है माफ करना, लेकिन उस समय मैं ऐसा नहीं था जैसा अब हूँ, मैं पहले इंसानों को बिल्कुल भी समझता नहीं था, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। इतने में तब चीचन आलचल के साथ सड़ाओ से मिलने आती है, पर इन दोनों को साथ देखकर उसने यहाँ पर कुछ गलत ही समझ लिया और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ एंटेस्ला का सीन दिखाया गया जहाँ पर एमिलिया के दोनों साथी गेट नाम के एक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अर्थ की तरफ ही आ रहे थे। इधर यहाँ चीचन जा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकराती है जो कि उससे बड़ी अजीब तरीके से ही बात करता है। तभी वो अपनी रियल फॉर्म में आता है और दोनों तरफ से ही उसे काले पंख निकल आते हैं। तो आखिर समय आ
ही गया जब मैं सैटर्न को खुद खत्म करूंगा। इतने में तभी उसके प्रेजेंस की वजह से सड़ाव, एमिली और आर्शल तीनों ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि हर जगह पर तबाही हो रखी है और आसमान में वही काले पंख वाला बंदा उड़ रहा है। तीनों ही उसके पास जाते हैं और सैटर्न उसे देख के कहता है, हाँ मुझे लगा ही था तुम ही होगे। तो वो बंदा सामने से कहता है, अरे अरे देखो कौन आया है, हमारे द ग्रेट डीमन किंग। और तब यहाँ पर ये पता चलता है कि यह है लूसीफर, सैटर्न के 4 जनरल्स में से एक। याद तो है ना तुम लोग को, यही है लूसीफर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक। दूसरी तरफ इधर एमिलिया के दोनों साथियों को दिखाया गया जो कि उस गेट मैजिक के जरिए अर्थ पर ही आ रहे थे, लेकिन इन्हें काफी समय लग रहा था और बीच रास्ते में ही इनमें से एक को भर भर के उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। इधर एमिलिया लूसीफर से पूछती है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सीधा तुम्हारे दिल पर वार किया था। सड़ाव कहता है, ये उसकी मेहरबानी है जो कि अभी तुम्हारे पीछे छुपा है। और तब वो आदमी सामने आता है, इसका नाम है ओल्का मेयर और ये एमिलिया के साथियों में से ही एक है। तो इसका मतलब उस पोर्टल से आते टाइम एमिलिया के पीछे तुम ही थे। जब एमिलिया ने पहली बार मुझे इस बारे में बताया था तभी मुझे शक हो चुका था। और अब ये सब देख के एमिलिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। आखिर क्यों? तुम लूसीफर के साथ क्यों काम कर रहे हो? ओल्का उसे बताने वाला होता है कि तभी सड़ाव कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए ताकि डीमन किंग के जाने के बाद एमिलिया को पावर्स ना मिले, चलो उसे छुपके से खत्म कर दिया जाए। क्यों? तुम कुछ ऐसा ही सोच रहे थे ना? लूसीफर को तुमने कहा होगा कि तुम उसे हेवन से वापस ले आओगे और बदले में वो तुम्हारा साथ देगा। एक मिनट, आखिर तुम्हें सब कैसे पता? तो सड़ाव कहता है, क्या बकवास है, ये हर कहानी में ही तो होता है। तेरी प्लानिंग तो बिल्कुल एक बी ग्रेड की मूवी की स्क्रिप्ट से ही बेकार है टकले। ओल्का को तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन आर्शल को ये अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि सैटर्न ने मूवीज देखने में अपने पैसे बर्बाद करे हैं। बेचारा आर्शल इधर दिन रात अपने पैसे बचाता रहता था अपने दिल पर पत्थर रख के, और सैटर्न इस तरह पैसों को उड़ा रहा था। इसी बात से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी लूसीफर आर्शल पर अटैक करके उसकी चेस्ट में खोल कर देता है। अरे तुम लोग जरा फालतू बातें करना बंद करो, मेरे पास सबके लिए टाइम नहीं। आर्शल उसी बुरी हालत में सड़ाव से कहता है, सर अगर आपको मूवीज देखनी है तो महीने की शुरुआत में देखा करिए, तब डिस्काउंट भी मिलेगा। लूसीफर अब उड़ते हुए एक अटैक बनाकर इन लोगों के ऊपर बहुत सारी लेजर्स फायर करता है, लेकिन सड़ाव मैजिकल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे किसी तरह रोक लेता है। ये लोग अब आर्शल को लेकर जल्दी से वहां से भागने लगते हैं क्योंकि लूसीफर अभी हर जगह पर ही तबाही मचा रहा है। जो देखकर एमिलिया कहती है, तो क्या हम लोग बस इसी तरह भागने वाले हैं? जिस पर सड़ाव कहता है, हाँ हम लोग अभी ऐसा ही करेंगे क्योंकि मेरे लिए आर्शल को बचाना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज पता लगती है कि लूसीफर अभी इतने मैजिक का इस्तेमाल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो इंसानों के नेगेटिव इमोशंस को सोख रहा है अपनी पावर्स के लिए, और ये बात सड़ाव को भी समझ में आ चुकी थी। इतने में तभी लूसीफर वहां के कहता है, चलो कम से कम आपको इतना तो पता है। हाँ, ये मुझे उसी दिन पता लग गया था जब मैं लोगों के डर को सोख कर अपने डीमन फॉर्म में वापस आ गया था। लूसीफर भी सुन के हैरान हो गया और उससे पूछता है, अगर आपको मैजिक यूज करने का तरीका पता ही चल चुका था तो आप तो आराम से लोगों में डर भरकर एंटेस्ला वापस आ सकते थे। तो सड़ाव कहता है, हाँ मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ये दुनिया काफी पसंद है, इंसान बनने का भी एक अलग ही मजा है। हाँ, आप कुछ ज्यादा ही नरम दिल हो, यही सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। और वो अब इन लोगों पर फिर से अटैक्स करने लग गया। एमिलिया और सड़ाव भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इतने में लूसीफर सड़ाव पर अटैक करके उसके हार्ट में एक होल कर देता है। ये क्या? मुझे लगा नहीं था कि इंसानों का शरीर इतना कमजोर होता है। अचानक तभी ओल्का भी सामने आकर सड़ाव के पैरों पर अटैक करता है जिससे अब वो चल नहीं सकता, और अब इन लोगों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं। तो जल्दी से सड़ाव एमिलिया का हाथ पकड़कर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अरे यार, ये तो पास की ही रोड है, तुमने इतना नजदीक क्यों टेलीपोर्ट किया? लूसीफर भी तुरंत यहाँ पहुंच जाता है और कहता है, आप मुझसे बच के भला जाएंगे कहाँ? और इस बार वो सड़ाव के हार्ट में और भी बड़ा छेद कर देता है। उसे लगता है कि सैटर्न का खेल अब यही खत्म, और कहता है, अरे आप तो सर सैटर्न भी नहीं रहे तो मुझे इस लड़की की क्या जरूरत? और तभी वो उसे नीचे फेंक देता है। एमिलिया उसे बचाने की कोशिश तो करती है पर इससे उसे खुद ही काफी चोट लग चुकी थी। इधर लूसीफर अब अपना एक बहुत ही बड़ा मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने लगा इस पूरी जगह को तबाह करने के लिए। उसके ये करते ही आसपास की चीजें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगी, जिससे वो ब्रिज भी अब टूटकर एमिलिया और चीचन के ऊपर गिरने लग जाता है। लूसीफर को ऐसा लगने लगा कि भाई जीत तो अब उसकी ही हुई, पर तब आसपास की धूल उड़ती है और दिखाया जाता है कि एमिलिया के पीछे सड़ाव खड़ा था। जैसा मैंने कहा था, एक बी ग्रेड मूवी की तरह, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल। वैसे हाँ, थैंक्स लूसीफर, तुम्हारी वजह से मुझे ही मेरा रूप वापस मिल गया। और भाई अब तो यार इन लोगों की वाट लगने वाली है। वैसे चीचन भी अब सड़ाव के इस रूप को देख लेती है। एमिलिया को तब समझ में आता है कि सड़ाव ने उन्हें इस जगह पर इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के डर को सोख सकता है। वैसे सड़ाव ने इस ब्रिज को काफी देर से संभाल रखा है और वो कहता है, अरे तुम जल्दी कुछ करो यार, और नहीं संभाल पाऊंगा मैं सब। तो एमिलिया बिल्कुल सड़ाव की तरह मैजिक इस्तेमाल करते हुए अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाती है, जहाँ उसके हाथ में एक होली स्वॉर्ड भी आ चुकी थी। तभी सैटर्न आसपास के सारे लोगों को बेहोश करके एक मैजिक बैरियर क्रिएट करता है ताकि ये लोग बिना अपनी ताकत को रोके लड़ सकें। एमिलिया अब लूसीफर से लड़ने के लिए अटैक्स तो करती है, पर वो उसके हर एक हमले को ब्लॉक करते हुए उसी पर एक ब्लास्ट कर देता है। लूसीफर कहता है, मजाक है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सेलेस्टियल फोर्स को इस्तेमाल किए बिना मुझसे लड़ लोगी? और अब दिखाया जाता है आर्शल को, जहाँ पर वो भी अपनी फॉर्म में वापस आ चुका था। आखिरकार इसकी भी एंट्री हो ही गई। दूसरी तरफ यहाँ पर ये ओल्का छुप के बैठा था और लूसीफर अकेला ही इन लोगों का सामना कर रहा है, इसलिए उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है, तुम कुछ करोगे भी या नहीं? मैं इन लोगों को और ज्यादा नहीं संभाल सकता। और जैसे ही अब ये सामने आता है तो आर्शल अकेला ही इसके ऊपर भारी पड़ चुका था और सैटर्न तो अब बिल्कुल ही गुस्से में आ चुका था। वो अचानक से लूसीफर के सामने आके कहता है, तो क्योंकि तुम एक डीमन जनरल हो, अपनी सजा को भी एक मर्द की तरह भुगतो। और वो अब हजारों मैजिकल सर्कल्स बनाता है। इसके बाद क्या होने वाला है तो तुम लोग जानते ही हो। लूसीफर की
की बैंड बजने वाली है। और अगले ही सीन में उसे दिखाया गया जहाँ पर उसका पूरा चेहरा ही सूजा हुआ था। सैटर्न से मार जो खाई है इसने। साथ ही भाई अब चीचन ने भी इस सब का असली रूप देख लिया था, तो वो भी उसे अपने बारे में सारी बातें बताते हुए कहते हैं कि वो लोग इस दुनिया से नहीं है। यही एमिलिया सड़ाव का मजाक उड़ाते हुए कहती है, देख लो ये पहला एक ऐसा डीमन किंग है जो पार्ट टाइम जॉब करता है। एक बार फिर से ये दोनों हमेशा की तरह आपस में लड़ने लग जाते हैं। और अब सारी लड़ाई खत्म होने के बाद एमिलिया के दोनों साथी भी वहाँ पहुंच जाते हैं। काफी जल्दी नहीं आ गई है। वैसे इन दोनों का नाम है एल्बर्ट और एमेरेडा। और अब कुछ देर बाद सड़ाव अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हर चीज को वापस पहले जैसा ही कर देता है। और अब क्योंकि माहौल पूरा अच्छी तरह से शांत था तो ये दोनों ही जाने लगते हैं। काफी हैरानी की बात है ये कि किसी की भी मौत नहीं हुई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो कि सच में सैटर्न एक डीमन किंग है, वो तो अब बिल्कुल ही बदल चुका है। और अब ये दोनों चले जाते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सड़ाव बड़ी बेरहमी से कहता है, तो बताओ आगे की लपटों में कैसा महसूस हो रहा है, चलो दावत शुरू की जाए। तब पता चलता है कि किसी को धमका नहीं रहे हैं, असल में दोनों बैठ के दावत कर रहे हैं रेस्टोरेंट में। साथ ही अब लूसीफर भी इन दोनों के साथ रहने लगा है और काफी खर्च कर रहा है वो इन लोगों के पैसों को। इसलिए आशल कहता है, सर वो हमारे पैसों को बस उड़ा ही जा रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ यहाँ एंटी इस्ला के अंदर एक काउंसिल मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की के सामने उसका एक हेड बैठा होता है जो कि चर्च का फादर होने के साथ साथ रॉयल फैमिली से भी है। वो लड़की उसे सारी बातें बताती है कि कैसे ओल्का ने उन्हें धोखा दिया और एमिलिया डीमन किंग के साथ दूसरे वर्ल्ड में रह रही है। तो फादर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि डीमन किंग मर चुका है। असल में बात यह है कि इन लोगों ने पूरे एंटी इस्ला में एक खबर फैला दी थी कि एमिलिया और डीमन किंग दोनों ही मर चुके हैं। पर अब क्योंकि एमेरेडा और एल्बर्ट ने अर्थ पर जाकर एमिलिया और डीमन किंग को दोनों को ही एक साथ देख लिया, तो अब पूरे एंटी इस्ला को ही पता लग जाएगा कि वो लोग अभी जिंदा हैं। वो लड़की पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए, हम ये मान ले कि ओल्का ने हमें धोखा दिया या एमिलिया और उसके दोनों साथी जो कि उस वर्ल्ड में गए थे उन्हें खत्म कर दें। दूसरी तरफ यहाँ पर आशिल और सड़ाव को दिखाया गया जो कि अपनी पेट पूजा करके लूसीफर के पास आते हैं। अरे आगे तुम लोग, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। तो आशिल उसे कहता है, सर की वजह से तुम यहाँ पर रह रहे हो, कम से कम उनसे अच्छे से पेश तो आओ। तभी लूसीफर को ये पता लगता है कि दोनों बाहर खाना खाने गए थे और सड़ाव थोड़ा खाना उसके लिए भी लाया है, लेकिन उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि दोनों अकेले ही खाने चले गए। आशिल कहता है, तुझे पता भी है तेरा ये इंटरनेट और कंप्यूटर का इंतजाम करना हमें कितना भारी पड़ा है। अरे लेकिन यार मैं इसे खा तो नहीं सकता ना। तब सड़ाव आके पूछता है, वैसे क्या सच में तुम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानते हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये चीज है क्या। तो लूसीफर कहता है, यकीन नहीं होता तो चलो मैं दिखाता हूँ। और ये लोग मिलके इस एमिलिया के कॉल सेंटर पर कॉल करते हैं। सड़ाव कहता है, अरे वाह ये तो काम कर गया। एमिलिया गुस्से में कहती है, मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, तुम लोग आखिर चाहिए क्या। अरे यार माफ करना, हम लोग तो बस अपना कंप्यूटर टेस्ट कर रहे थे। अगले दिन अब सड़ाव के जॉब पर जाने के बाद लूसीफर यहाँ घर में बैठ के लैपटॉप चलाने में लग जाता है। अरे यार इसमें मैं ऑनलाइन गेम तो खेल ही नहीं सकता, मैंने उसके लिए ही तो इसे खरीदवाया था। दूसरी तरफ यहाँ पर आशर को दिखाया गया जो कि बाहर घूमने के बाद घर की तरफ ही आ रहा था, जहाँ उसे लेटर बॉक्स के अंदर मकान मालिक का एक लेटर मिलता है। जिसके बाद अब शाम का सीन दिखाया गया जहाँ पर सड़ाव अपनी जॉब से वापस आ चुका था। जैसे ही वो अंदर आया तो देखता है कि लूसीफर तो यहाँ पर बुरी हालत में पड़ा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा किसने किया। तभी आशा टॉयलेट से बाहर निकलते हुए कहने लगा, सर प्लीज उस फोटो को मत देखिएगा, असल में यार इन दोनों की ऐसी हालत मकान मालिक को छोटे कपड़ों में देख के हुई है। आशल तो बेचारा भर भर के उल्टियां कर रहा है और लूसीफर तो बेहोश ही हो गया। सड़ाव उससे पूछता है, अरे ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मैजिक रिकवर करने का कोई तरीका मिला या नहीं। तो तब वो उन्हें बताता है कि जापान के एक स्कूल में एक काफी पुराना बंद कमरा है, वहाँ शायद एक डीमन मौजूद हो सकता है, उससे शायद हम मैजिक के बारे में कुछ जान सकते हैं। अगले दिन सड़ाव और आशल उसी स्कूल में पहुंचते हैं और वहाँ बस खड़े देख रहे थे, क्योंकि दिक्कत यह है कि ऐसे स्कूल में भला वो जाएंगे कैसे। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो चीचा नहीं पड़ती है। जिसके बाद सड़ाव उसे सारी बातें समझाता है और अंधेरी रात में वो तीनों प्लानिंग करके स्कूल में पहुंचते हैं। वो लोग उस रूम को ढूंढने ही लगे थे कि तभी उन्हें लूसीफर का कॉल आता है, जिसने इन लोगों को रास्ता बताने के लिए कॉल किया है। वो बताता है कि उस रूम का गेट पहले भी एक बार खुल चुका है और जहाँ एक बार गेट खुले वहाँ दोबारा गेट खोलना भी आसानी होता है। तो जैसे ही वो गेट खुलेगा ये लोग वहाँ से मैजिक ले सकते हैं। और हाँ ये सब चीजें इन्हें लूसीफर समझा रहा है, क्योंकि वो इन लोगों से झूठ बोल रहा है। सच तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। अचानक ही तभी सामने से कोई आने लगता है तो इन लोगों को लगने लगा कि भाई कहीं कोई डीमन तो नहीं आ रहा इधर। लेकिन असल में एमिलिया वहाँ पर आती है। वो इन लोगों से पूछ ही रही थी कि आखिर लोग इतनी रात में यहाँ पर क्यों आए, और ये तीनों ही उसे चकमा दे के वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर तक अब ऐसे छुपन छुपाई खेलने के बाद फाइनली आखिर में लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं। आशल को वहाँ एक ताला नीचे रखा दिखता है, इसका मतलब ये है कि ये रूम पहले भी एक बार खुल चुका है। तीनों ही जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारा खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है और साथ ही इस कमरे में एक गेमिंग टैब भी पड़ा था। तब लूसीफर उन्हें कॉल करके पूछता है, तो क्या तुम लोग वहाँ पहुंच गए। और यहाँ पर यह पता चलता है कि असल में इस रूम के अंदर ओल्का और लूसीफर रहा करते थे जब वो इस वर्ल्ड में आए थे, और लूसीफर ने तो बस इन लोगों से बहाना बना के इन्हें गेमिंग टैब लाने के लिए ही भेजा था। पिटने वाले काम नहीं कर रहा भाई ये। अगले दिन अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसीफर आलशल से वो गेम मांग रहा था, क्योंकि यार आलशल उसे ज्यादा खेलने ही नहीं दे रहा। तभी सड़ाव भी अपना काम खत्म करे घर आ रहा था तो अपने अपार्टमेंट में किमोनो पहने हुए उसे एक लड़की दिखती है। वो सोचता है आज कोई नया नेबर आया है क्या। वो ऊपर जा ही रहा था कि तभी वो लड़की सीढ़ियों से फिसल कर नीचे ही गिर जाती है। आलशल और सड़ाव दोनों ही इसे देखकर हैरान थे कि भला ये लड़की है कौन। जिसके बाद अगले दिन यही लड़की इनसे मिलने आती है, क्योंकि ये उनकी आपसे नई पड़ोसी है, इसलिए हेलो कहने आई है। कुछ देर बाद अमिलिया को दिखाया गया जो कि हर रोज की तरह आज भी सड़ाव और आलशल पर नजर रख रही थी। तभी उससे उनके घर में वही नई लड़की दिखती है
जो कि लूसीफर को कपड़े सुखाने का तरीका बता रही थी। ये देख के मनी मन कुछ और ही सोचने लग गई और पता लगाने के लिए अपार्टमेंट में जाती है और यहाँ पर ये पता चलता है कि आजकल की भी तबीयत खराब है, तो इसलिए ये लड़की लूसीफर को घर का काम करना सिखा रही है और इसका नाम है सुजुने। एमिलिया बाहर से सब देख ही रही थी कि तभी अचानक से उसने दरवाजा ही खोल दिया। बेचारी जल्दी से भागने की कोशिश ही करने लगी पर हर बार की तरह सीढ़ियों से ही गिर जाती है, लेकिन सड़ाव सही टाइम पे आके उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद अभी सब एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर एमिलिया सुजुने से मिलती है और क्योंकि अब एमिलिया यहाँ पर आ चुकी थी तो हमेशा की तरह इनके बीच बहस शुरू हो जाती है। यही एमिलिया को सुजुने की हरकतों पर थोड़ा शक होता है और उससे पूछती है तुम सड़ाव को पसंद करती हो क्या? जो सुनकर तो सुजुने हैरानी हो गई और जल्दी से उसे बाहर लाके पूछती है हाँ पर ये बात तुम्हें कैसे पता? बस समझ लो मुझे पता है, पर एक बात याद रखना, जितना तुम मुझसे दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वो उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हुए कहती है बाकी वैसे अगर तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है तो मुझसे बात कर सकती हो। और अब जाने लगती है, लेकिन यार एक बार फिर से बेचारी सीढ़ियों से नीचे ही गिर पड़ी। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सड़ाव की मैनेजर उसे बुला के कहती है तो जैसा कि तुम जानते हो अब एसएफसी की शॉप हमारे सामने ही खुलने वाली है, जिससे हमें भारी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मैं अब तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ। तुम अब यहाँ के शिफ्ट मैनेजर होगे तो कल से तुम्हें अब ये सब खुद संभालना होगा। कुछ देर बाद अभी लंच करने के लिए बैठता है और आज जो ये लंच लेकर आया था वो खुद सुजुने ने इसके लिए बनाया है। जो सुनकर तो चीचन भी बहुत गुस्से में आ चुकी थी। लंच बॉक्स के पहले हिस्से में तो बस खाना था, लेकिन उसके दूसरे वाले पार्ट में सुजुने ने सड़ाव के लिए हार्ट शेप बनाया था, जो देखिए अब इस बेचारी का शक यकीनी बदल जाता है और बहुत ही तेज चिल्लाती है। दूसरी तरफ यहाँ एमिलिया सुपर मार्केट में थी जहाँ वो सामान लेकर बाहर निकल ही रही थी कि तभी अचानक उस पर कोई अटैक कर देता है। वो बचने के लिए अब जल्दी से शीशा बंद कर देती है। वहाँ का मैनेजर ये देख के उसकी मदद करने के लिए आने लगा, पर ये तो उल्टा उसे ही धक्का दे देती है और जल्दी से अपनी होली स्वॉर्ड निकाल के उसे मारते हुए दूर फेंकती है। सुनो तुम यहाँ से बाहर मत निकलना और जल्दी से पुलिस को कॉल करो। एमिलिया अब उससे लड़ने के लिए बाहर आती है जहाँ वो बंदा उस मैजिक लेजर से अटैक करना शुरू कर देता है। तो एमिलिया कहती है मैं नहीं जानती कि तुम डीमन हो या इंसान, पर तुमने ऐसी जगह पर मुझ पर अटैक क्यों किया? वो फिर से उससे लड़ने लगी, लेकिन तब उसे समझ में आता है कि इस बंदे के लेजर्स की वजह से वो अपनी सेलेस्टियल फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है और इससे पहले क्या वो बंदा आगे बढ़ के एमिलिया पर अटैक करता, वो मैनेजर आके उसके ऊपर पेंट फेंक के मारता है, जो देख के वो बंदा जल्दी से वहाँ से भाग गया। एमिलिया अपनी होली स्वॉर्ड को वापस रख के उससे माफी मांगती है क्योंकि इसने उस टाइम उसे धक्का दिया था। वो मैनेजर उससे कहता है पुलिस वालों को मैसेज जा चुका है और अब वो लोग यहाँ आते ही होंगे, पर दिक्कत यह है कि पुलिस वालों के आने तक आपको भी यहीं पर रुकना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिसके बाद काफी देर तक सुपरमार्केट में बैठने के बाद फाइनली उसे जाने की परमिशन मिलती है। जैसे अब उसने अपना बैग चेक किया तो वो देखती है कि जिचेन का कॉल आ रहा था। वो बड़े घबराते हुए उसे कहती है सड़ाओ सड़ाओ क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या उसे? हाँ सड़ाओ को किसी ने लंच बॉक्स में हार्ट शेप दिया। इसके बाद अगले दिन एमिलिया और चीचन दोनों ही सड़ाव के घर आते हैं सड़ाव से मिलने, क्योंकि चीचन को अब उनकी नई पड़ोसी के ऊपर शक हो चुका है। उसे लगता है कि शायद वो भी सड़ाव को पसंद करती है। इसके बाद जैसे ही उसके घर का दरवाजा खुलता है तो सामने सुजुने खड़ी थी, जो देखने के बाद तो बेचारी चीचन सदमे में ही चली गई। अब कुछ देर बाद दोनों अंदर होते हैं जहाँ चीचन को ये पता चलता है कि सुजुने इन लोगों के घर का काम इसलिए कर रही है क्योंकि आजकल अभी बीमार है। तभी लूसीफर बॉक्स में से निकलते हुए कहता है ब्रेकफास्ट तैयार है क्या? अरे तुम सब तो पहले ही बैठ गए, मैं कहाँ बैठू अब? और इस बेचारे को अलग छोड़कर सब खाना शुरू कर देते हैं। खाते हुए सुजुने उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर एक जॉब ढूंढ रही है, कोई फुल टाइम जॉब नहीं, बस कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब जिससे वो अपना रेंट पे कर सके। सड़ाओ से कहता है ऐसा ही है तो फिर तुम हमारे मैकडोनल्ड्स में क्यों नहीं आ जाती? ये सुनकर तो सबको ही शौक लगता है, अगर तुम आ जाओगी तो चीचन को भी काफी मदद मिल जाएगी। ये सब सुनकर तो लूसीफर अब टेंशन में आ चुका था और सोचता है आखिर कैसे इस बंदे को अब तक चीचन की फीलिंग समझ ही नहीं आई क्या? और इधर बेचारी चीचन की आत्मा है तो ये सब सुन के अंदर से मर ही चुकी थी। आजकल कहता है वैसे जॉब तो बाद की बात है, पर शायद तुम लोग को इससे पहले कपड़े दिला देने चाहिए। तब यहाँ पता लगता है कि सुजुने के पास जापानीज ट्रेडिशनल कपड़ों के अलावा और कुछ पहनने को ही नहीं है, जो सुनकर तो सब उसे ही घूरने लग जाते हैं। तो एमिलिया उसे कहती है चलो ठीक है, जॉब के बाद मैं तुम्हें मार्केट ले चलूंगी। जिसके बाद अब सीधा शाम का ही सीन दिखाया गया जहाँ पर एमिलिया सुजुने के साथ थी और वो उससे पूछती है वैसे ट्रेन क्या होता है, मैंने कभी देखा नहीं। एमिलिया भी हैरान होते हुए कहती है अगर तुम ट्रेन के बारे में नहीं जानते तो स्टेशन पहुंची कैसे? तो सुजुने कहती है गेट से, और कैसे? ओ अच्छा गेट, क्या कहा तुमने गेट? कहीं तुम एंटेस्ला से तो नहीं? तो वो जवाब देती है हाँ क्यों, आपको नहीं पता था क्या? और तब दोनों ही एक दूसरे को बड़े हैरान होते हुए देखते हैं, अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और सुजुने की बातों से पता लगता है कि उसने बताने की कोशिश तो की थी पर एमिलिया ही नहीं समझ पाई। तो वो पूछती है कहीं मुझ पे कल तुमने ही तो अटैक नहीं किया था? पर उसे सुजुने के ऊपर कहीं भी होली स्वॉर्ड के निशान नहीं मिलते, मतलब कि ये वो नहीं है। तो एमिलिया पूछती है आखिर तुम हो कौन और डीमन लॉर्ड के आसपास क्या कर रही हो? तो तब वो बताती है कि इसका असली नाम है क्रिस्टिया बेल और एक इन्वेस्टिगेटर है। वो एमिलिया से कहती है अगर तुम सैटर्न को हराना चाहती हो तो हमारे साथ आ जाओ। थोड़ी देर बाद ये लोग एक कैफे में आते हैं जहाँ पर सुजुने उसे सारा कुछ समझाते हुए कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर सैटर्न को हराएं और एंटेस्ला वापस चले। लेकिन एमिलिया ने उसे इस चीज के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि डीमन लॉर्ड को हराना हीरो की जिम्मेदारी है, इसलिए एमिलिया नहीं चाहती कि उसके मामले में कोई दखल दे। साथ ही वो सुजुने को वार्निंग भी देती है संभल के रहने के लिए, क्योंकि अगर सैटर्न को किसी भी तरह की भनक लगी तो सुजुने का खेल वहीं खत्म। याद रखना तुम, भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन है तो वो आखिरकार एक डीमन किंग ही, कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का सीन दिखाया गया जहाँ पर आज तो कोई कस्टमर ही नहीं आया था, पूरी जगह ही खाली पड़ी थी। इधर यहाँ सड़ा और उसके बॉस काउंटर पे खड़े थे, क्योंकि यार बात यह है कि इन्हें जिसका डर था वही हुआ। सामने नए ओपन हुए एसएफसी ने इनके सारे कस्टमर्स ही छीन लिए। उसकी बॉस बड़े गुस्से में कहती है सड़ाओ तुम्हें जिस भी तरीके का इस्तेमाल करना है करो, बस मुझे अब उस एसएफसी की हार देखनी है। और बेचारा सड़ाओ भी पहली बार अपनी बॉस को इस तरह गुस्से में
देखकर डर गया। थोड़ी देर बाद अब चिचन भी काउंटर पर आती है और बेचारा यहाँ काफी परेशान था क्योंकि आज ही वो एक सब्स्टिट्यूट मैनेजर बना और आज के ही दिन ये सब हो रहा है। इतने में तभी वहाँ पर एक ब्लू वाला बंदा आता है जो कि असल में एसएफसी का मैनेजर है और इन लोगों को हेलो कहने आया था। लेकिन बड़ा ही अजीब था ये। चिचन भी इसकी हरकतें देखकर डर जाती है। कुछ देर बाद अब ये दोनों रेस्ट कर रहे थे जहाँ चिचन कहती है क्या ही पागल था वो, मैं अब तो एसएफसी से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती। तो सड़ाओ जवाब देता है ओ ऐसा क्या, चिंता मत करो, हमें उनके बारे में अब हर एक चीज पता लग जाएगी क्योंकि मैंने उसके पास अपना एक स्पाई भेजा है। और यार सड़ाओ का ये स्पाई एजेंट और कोई नहीं बल्कि आलचल है। इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आप तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।